आप आज का ये लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं, मगर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये हो एक स्ट्रक्चर 1 और दूसरा स्ट्रक्चर 2 और इसमें आपको ये बताना हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। क्या ये इनैंशियोमर्स हैं, क्या ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, या ये डायास्टीरियोमर्स हैं, और आपको ये समझ में नहीं आता कि आप इसको कैसे चूज करें। सिमिलरली अगर आपके पास ये कंपाउंड ए हो और ये कंपाउंड बी हो और इन दोनों कंपाउंड्स में आपको ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या इनैंशियोमर्स हैं या ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको ये समझ में नहीं आता कि ये क्या होंगे, तो वेल आपने ये सही लेक्चर चूज किया है। बिकॉज आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ट्रिक टू मेक आउट बिटवीन इनैंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स एंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर, चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री से। और इस ट्रिक के अलावा आप इस लेक्चर में बहुत कुछ और भी सीखने वाले हो, छोटी छोटी चीजें जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। So how to make out between enantiomers, diastereomers and identical molecules में सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि enantiomers क्या है, diastereomers क्या है और identical molecules कौन से होंगे। तो सबसे पहले enantiomers वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। So they are non-superimposable mirror images of each other. Diastereomers, they are also stereoisomers whose molecules they are not mirror images of each other. और identical molecules well वो molecules होंगे जो कि एक दूसरे की superimposable mirror images होंगे। इसका मतलब ये है कि enantiomers और identical molecules में कॉमन चीज क्या है कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो दूसरा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और इनैंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स अगेन दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मगर डिफरेंस क्या है कि इनैंशियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे और डायास्टीरियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे ही नहीं। राइट तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा सबसे पहले? वेल ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये 2 कार्बन। इसका मतलब 4 कार्बन की चेन सेकेंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन टू ऑल। सिमिलरली ये भी ब्यूटेन टू ऑल और ये भी ब्यूटेन टू ऑल। और इसमें आपको ये बताना है कि ये क्या इनैंशियोमर्स हैं, डायास्टीरियोमर्स हैं या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 ये है कि डायास्टीरियोमर्स आपको हमेशा तभी मिलेंगे जब कायरलिटी सेंटर्स का नंबर 1 से ज्यादा होगा। इस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी सेंटर सिर्फ एक है, ये ब्लैक वाला कार्बन जिसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसलिए इसमें आपको या तो इनैंशियोमर मिलेगा या आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा, मगर डायास्टीरियोमर्स कभी नहीं मिलेगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें से इनैंशियोमर्स कौन से हैं और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? तो अगेन अब इसके लिए हमें एक ट्रिक चाहिए, तो लेट अस लर्न दैट। सो इन 3 स्ट्रक्चर्स में से हमें बताना है कि कौन से इनैंशियोमर्स हैं और कौन से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके लिए हम सीख रहे हैं एक ट्रिक। और ट्रिक क्या है? और ट्रिक ये है कि हम इनका डिटरमिन करेंगे कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है। राइट तो पहले ट्रिक बताने से पहले कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमें हेल्प करेगा, हम जल्दी से इनकी RS कॉन्फ़िगरेशन को लिख देते हैं। सो आई होप आप सब लोगों ने RS कॉन्फ़िगरेशन इन कंपाउंड्स की लिखनी सीखी हुई है। इनकेस आपको डाउट्स है तो हमने डिटेल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे 8 लेक्चर्स पोस्ट किए हैं, आप वो लेक्चर्स को देख सकते हो। उनमें 2 लेक्चर्स हैं जो कि हमने RS कॉन्फ़िगरेशन पे डिवोट किए हैं। पहला जहाँ पे एक कायरलिटी सेंटर है और दूसरा जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, उनमें हम RS नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताते हैं। सो दे आर देयर।
आप लोग उन लेक्चर्स को देख सकते हो सो दैट आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब ये एज्यूम करते हुए कि आप ये जानते हैं कि RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो इस कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, हमारे पास एक कायरलिटी सेंटर है, इसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि इन ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अराउंड नंबरिंग कर दें। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो ये होगा ग्रुप नंबर 1। CH3 और C2H5 में दोनों ही कायरलिटी सेंटर के साथ कार्बन जुड़े हैं। तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स देखते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स जब देखते हैं तो C2H5 ग्रुप विल बी ऑफ अ हायर प्रायोरिटी देन CH3। और लास्ट हमारे पास बनेगा लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप, दैट इज हाइड्रोजन, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है। अब उससे अगला स्टेप क्या होगा? उससे अगला स्टेप ये है कि जो आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, ये हमेशा प्रोजेक्ट करना चाहिए बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये OH ग्रुप और C2H5 ग्रुप इस वॉल के ऊपर है, इसका मतलब है दे आर प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड्स, और हाइड्रोजन और CH3 नीचे है तो दे आर प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड्स। सिमिलरली आपको इसको वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में भी देखना आना चाहिए। जो आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमेशा हैच्ड वेज के साथ या डैश डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है? इन केस अगर नहीं है तो आपको आगे एग्जांपल्स में दिखाती हूँ, बट आई होप आप लोग ये सब जानते हैं क्योंकि RS नोमेनक्लेचर आप सबको लिखना आता है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पीछे ही प्रोजेक्टेड है, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर 4 1 से लेके हमने 2 तक एक एरो ड्रॉ की। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो ये कंपाउंड क्या है? R2 ब्यूटेनॉल। सिमिलरली अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले में जब OH ग्रुप जो कि हमारा ग्रुप नंबर 1 है, C2H5 पे हमने जाना है, अगेन आपने ग्रुप नंबर 4 को ही क्रॉस करते हुए जाना है, ग्रुप नंबर 3 पे नहीं क्रॉस करके जाना, राइट? सो 1 से 2 पे गए तो दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? S कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम गए, OH से C2H5 पे गए। अब हाइड्रोजन बीच में तो नहीं आया, इसलिए हमने ऐसे ही इनमें ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 पे एरो लगाई। तो ये कहाँ पे है? ये अगेन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर 1 है उसकी R कॉन्फ़िगरेशन है। स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 की कॉन्फ़िगरेशन सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज S कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमने सीख के क्या सीखा? हमें कैसे मालूम लगेगा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने से एनांशियोमर्स कौन से हैं और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? तो वेल, अगर एक कंपाउंड की R कॉन्फ़िगरेशन आती है और दूसरे की S कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वो क्या है? एक दूसरे के एनांशियोमर्स। उनकी कॉन्फ़िगरेशंस ऑपोजिट होंगी तभी वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये एक दूसरे के, अगर यहाँ पे एक मिरर हो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। और इनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करोगे तो दे विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये S और S कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हो जहाँ पे दोनों की ही या तो R कॉन्फ़िगरेशन हो या दोनों की ही S कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो आपको वो किसी भी रोटेशन में मिले, किसी भी रिप्रेजेंटेशन में मिले, आपको सिर्फ उनकी RS कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर वो ऑपोजिट है तो वो इनैंशियोमर्स हैं, अगर वो सिमिलर है तो वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स टेल वेदर दे रिप्रेजेंट इनैंशियोमर्स और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, जो कि आपने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे देखे थे। तो जल्दी से आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। करना क्या है? RS कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन करना है। अगर वो सिमिलर हैं तो आइडेंटिकल, अगर वो डिफरेंट हैं तो वो इनैंशियोमर्स। तो वेल, अगर आप लोगों ने अब ट्राई कर लिया है तो हम अब जल्दी से खुद से करते हैं।
तो सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर उसके बाद CH3 ग्रुप का और उसके बाद हाइड्रोजन का। सिमिलरली स्ट्रक्चर भी में भी यही प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमने किया। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि जो ग्रुप नंबर 4 है हाइड्रोजन, वो सॉलिड वेज के साथ रिप्रेजेंटेड है। उसको कैसे रिप्रेजेंटेड होना चाहिए? विद द हैच्ड वेज या विद द डॉटेड लाइंस, विद द डैश। ठीक है, अगर वो नहीं है तो जहां पे भी वो ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ उसकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए। जब पोजीशन को चेंज करोगे तो वेल आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा ए में ये आएगा और बी में भी सिमिलरली स्ट्रक्चर में आप चेंज करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपके पास आए ए और बी। अब अगेन मैं इसमें यहाँ पे जल्दी से ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 लिख देती हूँ। अगेन यहाँ पे भी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। अब दोनों में जो हाइड्रोजन है वो हैश्ड वेज के साथ रिप्रेजेंटेड है। अगेन 4 के ऊपर क्रॉस करते हुए 1 से लेके 2 तक एरो ड्रॉ करो, राइट, और इधर भी 1 से लेके 2 तक एरो ड्रॉ किया, राइट। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आई? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। बी स्ट्रक्चर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब आपने यहाँ पे जो याद रखना है, अगेन एक सिंपल सी चीज कि वो अगर आपने यहाँ पे दो ग्रुप्स के अंदर इंटरचेंज किया है, एक स्विच किया है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आई ये एक्चुअल कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे ऑपोजिट होगी। अगर ये S है तो ये होगी R, अगर ये S है तो ये भी होगी R। तो इसका मीनिंग ये है कि कंपाउंड A और कंपाउंड B की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, तो अगेन अब आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे डायास्टीरियोमर्स भी आपको मिलेंगे। तो डिफरेंशिएट करना होगा बिटवीन इनैंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स एंड आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2,3-डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो हैं वो कायरलिटी सेंटर्स हैं। इसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि C2 में एक H, OH, COOH और ये वाला सारा ग्रुप। सिमिलरली C3 पे आपके पास H, OH ये सारा ग्रुप और एक CH3। और यहाँ से आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो C2 और C3 हैं ये दोनों डिफरेंट कायरलिटी सेंटर्स हैं। सारे के सारे ग्रुप्स इन दो कायरलिटी सेंटर्स पे जो लगे हुए हैं वो सिमिलर नहीं है। और जब हमारे पास ऐसे कायरलिटी सेंटर्स हो जो कि डिफरेंट हो तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो बनेगा वो कितना होगा? 2 to the power n, where n is the number of chirality center। अगेन हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है जिसके अंदर हमने ये सब सिखाया है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। एक शॉर्ट सा ट्रिक भी हम आपके लिए पोस्ट करेंगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे जैसे हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स पोस्ट करें। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 कायरलिटी सेंटर्स हैं जो डिफरेंट हैं, इसलिए 2 to the power 2 यहाँ पे 4 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो 4 स्टीरियो आइसोमर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर, और मैंने इनके नीचे ऑलरेडी इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आती हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे जब हमने ये कॉन्फ़िगरेशंस लिखी तो वेल अब इसमें आप देख सकते हो कि पहले स्ट्रक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है कायरलिटी सेंटर नंबर 2 पे R और 3 पे भी R, सेकेंड वाले पे 2s 3s, थर्ड वाले पे 2r 3s और फोर्थ वाले पे 2s 3r। तो इसलिए ये 4 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी सारों की डिफरेंट है। अब इनमें से हमें ये बताना है कि इनैंशियोमर्स कौन से और डायस्टीरियोमर्स कौन से। तो वेल जो ट्रिक है वो ये है कि इनैंशियोमर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी एट बोथ एसिमेट्रिक कार्बन्स वो डिफरेंट होगी।
डायास्टेरियोमर्स में एक कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और दूसरे कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होगी और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे, राइट। सो स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 वन बाय वन इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। C2 पे R कॉन्फ़िगरेशन, C2 पे S कॉन्फ़िगरेशन, C3 पे R कॉन्फ़िगरेशन, C3 पे S कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या सीखा कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को कह दो इनैंशियोमर्स, ठीक है। और अगर आप इनकी स्पेसिफिक रोटेशंस की वैल्यू देखोगे तो एक की -9.5 डिग्री, दूसरे की +9.5 डिग्री। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 9.5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा सेम अमाउंट से उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऐसे ही तो होते हैं इनैंशियोमर्स, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को। यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R सेम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 3R, यहाँ पे 3S ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। एक पे सेम, एक पे डिफरेंट, ये क्या हो जाएंगे, डायास्टेरियोमर्स। और डायास्टेरियोमर्स की जो स्पेसिफिक रोटेशन होगी वो सिमिलर नहीं होगी, राइट। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज डिफरेंट है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 पे। तो इनको भी आप देखोगे कि ये डायास्टेरियोमर्स हैं, 2R, 2S, 3R, 3R, एक डिफरेंट है और एक सेम है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4, ये बनेंगे एक दूसरे की इनैंशियोमर्स। एक है 2R, दूसरा है 2S, एक है 3S तो दूसरा है 3R, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट बोथ कायरलिटी सेंटर्स। नेक्स्ट अब आप देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये बनेंगे एक दूसरे के डायास्टेरियोमर्स। और स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 ये एक दूसरे के बनेंगे अगेन डायास्टेरियोमर्स, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कोई भी नहीं है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी आपको दोनों कायरलिटी सेंटर पे सिमिलर नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि स्टीरियो आइसोमर्स 1 एंड 2 दे आर enantiomers of each other. Enantiomer of RR is SS. And structure number 3 and 4 they are enantiomers of each other because the enantiomer of RS is going to be SR. So again आप खुद से एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स टेल whether the structures they are going to be enantiomers, diastereomers or two molecules of the same compound in different orientation, that means कि identical molecules. So structure number 1, structure number 2, structure number 3 and structure number 4. तो पहले आप इस लेक्चर को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैं उसका आपको आंसर बताऊंगी। सो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, आई होप आप सब लोगों ने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी RS कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैं आपको RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी एक ट्रिक बता रही हूँ जो कि आप जल्दी से इन सारे कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला किसी भी एक स्ट्रक्चर की RS कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। हम स्ट्रक्चर नंबर 1 की लिखते हैं। तो प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एरो ड्रॉ की 1 से लेके 2 तक आर कॉन्फ़िगरेशन बनी क्योंकि हाइड्रोजन जो कि प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे ऑपोजिट हो जाएगी। ये है इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन। अगेन ये सब कुछ हमने जब आरएस कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल लेक्चर्स किए थे, सब कुछ आपने आई होप समझा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये C2 की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी S। और अगर आप C3 देखोगे, इसको रब कर देते हैं। सो C3 में हमने नंबरिंग की तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 से 2 पे एरो ड्रॉ की S कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऑपोजिट लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3R, राइट। अब ट्रिक क्या है कि आपको बाकी सबकी RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो कि ये सारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि डिफर कर रहे हैं H और OH ग्रुप की पोजीशंस में इन सारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे OH राइट साइड पे है, H लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे उससे ऑपोजिट है।
इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे दो ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज की और हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। और दो ग्रुप्स की चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये हो जाएगी R कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पे HOH, यहाँ पे ऑपोजिट, अगर ये 3R है तो ये हो जाएगा 3S। स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 को कंपेयर करो, इधर OH है इधर H है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 2R। यहाँ पे OH है यहाँ पे OH है, सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि 3R ही रहेगी। और अगेन 2 और 4 को कंपेयर करोगे, H है OH है तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, H और H ये सिमिलर है तो 3S लिख दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने क्या सीखा कि इन कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करना है। अगर आपको दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे डिफरेंट मिलेगा तो इनैंशियोमर्स, एक सिमिलर मिलेगा एक डिफरेंट मिलेगा तो डायस्टीरियोमर्स, और अगर दोनों सिमिलर मिलेंगे तो वेल वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। अब स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या है, 2S 2R ऑपोजिट, 3R 3S ऑपोजिट, तो ये क्या बनेंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, राइट। वेल दिस इज रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है मैं इस पे अभी 2 मिनट बाद में आऊंगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, जल्दी से बाकी के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये है 2R 2S 3R 3S ऑपोजिट है। वेल ये बिल्कुल सही है, ये क्या बनेंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। अगर अब आप स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो 2S 2R ऑपोजिट, 3R 3R सिमिलर, इसका मतलब है एक सिमिलर एक डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स। सिमिलरली 2 और 4 भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे, 1 और 4 भी डायस्टीरियोमर्स होंगे और 2 और 3 भी डायस्टीरियोमर्स होंगे। यहाँ पे अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, सिर्फ 1 और 2 को, कि ये डिफरेंट होते हुए भी इनैंशियोमर्स क्यों नहीं है। वेल इसके लिए अब आपको क्या देखना है और क्या याद रखना है वो ये है कि अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें ये जो कायरलिटी सेंटर्स हैं इसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर कायरलिटी सेंटर्स जब होंगे तो अगर आप इसकी नंबरिंग यहाँ से करोगे या आप इसकी नंबरिंग नीचे से करोगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलेगा। ऊपर से शुरू किया तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और अगर आप नीचे से शुरू करोगे तो अगेन 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड को मैं यहाँ से नाम करूं या यहाँ से नाम दूं, वेल एक ही बात रहेगी। ठीक है, अब अगर मैंने ऊपर से इसकी नेमिंग की थी तो मेरे पास 2S 3S 3R आया था। अगर अब मैं नीचे से नंबरिंग करती हूँ तो वेल अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये C2 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, R कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो ये बन जाएगा 2R, और C3 पे S कॉन्फ़िगरेशन तो 3S। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये भी 2R 3S है और ये भी 2R 3S है और कंपाउंड का नाम भी सेम है। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, वेल ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आई। तो ऐसा आप कब देखोगे, जहां पे आपके पास कायरलिटी सेंटर्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, वेल आई होप आप लोगों को याद है कि ये जो कंपाउंड है ये है टार्टेरिक एसिड। और टार्टेरिक एसिड के हमारे पास सिर्फ 3 ही स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, चौथा नहीं होता है, चौथा आइडेंटिकल है। तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक है मीजो कंपाउंड और दूसरे एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, राइट। तो मीजो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं और ये दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट इक्वल हाफ्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो हमेशा याद रखना जहां पे भी आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन्स दो ऐसे हों जिसके पास सेम सेट ऑफ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आपके पास सिर्फ 3 ही स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, एक बनेगा बीजो कंपाउंड और एक पेयर बनेगा इनैंशियोमर्स का, और एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि मीजो कंपाउंड का ही आइडेंटिकल होगा।
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, बट आई होप आप लोगों का अब कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं हो सकता। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया और आपने अपने 4 मार्क्स एग्जाम में पक्के कर लिए। तो सी यू अगेन फॉर मोर ट्रिक्स, मोर लेक्चर्स एंड मोर कोर्सेज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।